वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का पाठ 5वां जिसका नाम है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको जानेंगे। यह पाठ आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है, अब तक हमने कक्षा 6 का हमारा राजस्थान, ठीक है, उसके हम कुल 4 पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को लगातार पूरी तक देखते हैं तो आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप देखते हैं। बने रहिएगा अंत तक। एक मोटिवेशन कोड के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम करने की उम्र में परिश्रम करो और आराम करने की उम्र में आराम करो। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चलो। इसी तरह हम भी हमारे चैनल पर सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो सके और आप उसका भरपूर आनंद ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें कक्षा 6 का 5वां पाठ आजादी से पूर्व सरकार। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आजादी से पूर्व हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था, आप सबको पता है। इन रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से संचालन किया करते थे। शासक का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। ठीक है, यह बात आपको पता है, आप बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि शासन का यह प्रकार जब राजा महाराजों के टाइम में मंत्रियों एवं जागीरदारों को सहायता से संचालन किया करते थे और उस शासक का यह प्रकार राजशाही कहलाता था। राजशाही शासन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजशाही शासन का स्वरूप की, मतलब राजशाही शासक किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है, बात करें राजस्थान में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश की अलग अलग रियासतें थी जिनकी शासन व्यवस्था लगभग समान थी। यानी कि हमारे राजस्थान में सिसोदिया हो गए, राठौड़ हो गए, कछवा हो गए, चौहान वंश की अलग अलग रियासतें थी जिनकी जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों वो लगभग समान सी थी सबकी। ठीक है, सभी शासकों की एक शासन व्यवस्था बिल्कुल समान थी, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता था, वो कुछ मामूली सी बात होती थी। ठीक है, इन रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी जैसे राजा, मंत्री, बख्शी, खंचाजी, परगना अधिकारी होते थे। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि राजा कौन होता था, मंत्री कौन होता था और बख्शी कौन होता था और खजाजी कौन होता था, परगना अधिकारी, ये सभी कौन होते थे, इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न उठने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और कई बार यहां से प्रश्न उठते भी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं राजा कौन होता था। तो दोस्तों राजा के बारे में बात करें तो यह राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था, तो आपको बताना है राजा। यह अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करता था। ठीक है, राजा के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मंत्री कौन होता था। तो इसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। ठीक है, जो प्रमुख मंत्री होता था, मंत्रियों का भी मंत्री, उसे दीवान कहा करते थे और राजा समय समय पर मंत्रियों से विचार विमर्श कर राज कार्य की जटिल समस्याओं का समाधान करते थे। ठीक है, जिस तरह आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, इनसे बात करते हैं, उसी तरह राजा भी पहले क्या करता था, अपने मंत्रियों से बैठक करता था और जो भी कोई कार्य होते थे उससे संबंधित बातें करता था। ठीक है, और उनकी जो इच्छा पूर्ति है, ठीक है, किसकी, प्रजा की, उसको पूरा करने की प्रयास करता था। ठीक है, चलिए राजा हो गया, राजा के बारे में बात कर ली, मंत्री के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बख्शी कौन होता था। तो बख्शी सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ठीक है, जो सेना से संबंधित जो कार्य होते थे, सेना को वेतन देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो बख्शी की होती थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो बख्शी की होती थी। ठीक है, किसकी, बख्शी की होती थी। जैसे कि आजकल जो ठेकेदार होते हैं वो ठेकेदार लेबर को क्या देते हैं, पैसे देते हैं और उसके बदले काम करते हैं। उसी प्रकार बख्शी भी अपने जो सैनिकों को क्या देते थे, वो वेतन दिया करते थे, सैलरी के रूप में वेतन दिया करते थे और वो जो सैनिक थे वो राजा की तरफ से युद्ध करते थे। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं राजा के बारे में बात कर ली, मंत्री के बारे में बात कर ली, बख्शी के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं खचाजी कौन होते थे। तो खचाजी का इसका कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना इनका काम होता था।
ठीक है, यानी कि हम यूं माने तो खचाजी ही बख्शी को रुपए दिया करते थे। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि खचाजी का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, इनका काम होता था खचाजी का। यानी कि ज्यादा पैसे, जहां पे 100 रुपए का काम हो रहा है उसको ये 70-80 रुपए में निपटाने का कार्य सोचते थे। ठीक है, खचाजी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि परगना अधिकारी कौन होता था। तो दोस्तों परगना अधिकारी की बात करें तो राजा के बारे में बात हो गई, मंत्री के बारे में बात हो गई, बख्शी के बारे में बात हो गई, खचाजी के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं परगना अधिकारी कौन होता था। तो राज्य परगनों में विभक्त था, तब परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना परगना अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी। यानी कि जैसे आजकल जो तहसीलें होती है वो ग्राम पंचायतों में विभक्त होती है, उसी तरह ही परगनाओं में विभक्त होती थी पहले के शासनकाल व्यवस्था। ठीक है, उनको एक एक परगना अधिकारी, उसको जिम्मेदारी होती थी कि उस परगने को संभालने का कार्य, जैसे आजकल ग्राम पंचायत में सरपंच का होता है उसी तरह परगना का भी परगना अधिकारी होता था। ठीक है, वो उस परगने को अच्छी तरह से संभालता था। ठीक है, चलिए राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, इसका प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। ठीक है, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और एवं इनका प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। अब बात कर लेते हैं जागीरदार व्यवस्था के बारे में कि जागीरदार व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो जागीरदार व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदार व्यवस्था पर आधारित था। व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती थी। ठीक है, राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में जागीर व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राजा की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र राजा बना दिया जाता था। यानी कि राजा की मृत्यु होने के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था वह क्या बना दिया जाता, राजा बना दिया जाता था। वह अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस दी गई भूमि को स्वामी को जागीरदार कहते थे। ठीक है, इस दी गई भूमि के स्वामी को जागीरदार कहते थे। ठीक है, जैसे कि बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अपने छोटे भाइयों को जो जमीन गिफ्ट में देगा उसको हम कहते थे स्वामी द्वारा दी गई जागीरदार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन का संचालन करना होता था। ठीक है, और जागीरदार व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में राजपूतों के शासन काल से मानी जाती है। जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ से। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ बातें और रह गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए जिन्हें रियासतें कहते थे। ठीक है, अपने राज्य को स्थापित करना ही रियासतें कहलाती थी। ठीक है, ये बातें भी आपको पता चल चुकी है। इन रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए शासकों ने जागीर व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं भाई जागीर व्यवस्था का स्वरूप किस तरह का होता था, कि मतलब जागीर को किस तरह से संभाला जाता था। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जागीर व्यवस्था का स्वरूप की बात करें तो राजस्थान में जागीर व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है कि राजस्थान में जागीर व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो रक्त संबंध पर आधारित थी। यानी कि राजा का बेटा, बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ये रक्त संबंध पर आधारित थी। ठीक है, चलिए जागीरदारों की नियुक्ति का कार्य राजा करता था और जागीरदारों की नियुक्ति का जो कार्य है वो राजा करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। ठीक है, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर होते थे। ठीक है, चलिए ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। मुगलों से संधि की वजह से शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हुई एवं मुगलों के संरक्षण एवं शासक मुगल मनसबदार बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे थे। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि जब मुगलों के साथ संधि हुई थी अपने राजस्थान के राजाओं की, ठीक है, तभी से ही शासकों की जागीरदारी पर जो शासकों की जागीरदारी थी वो कम हो गई थी। ठीक है, और मुगलों के संरक्षण में शासक मुगल मनसबदार बन गए थे। यानी कि मुगल उनको मनसब दिया करते थे, यानी कि पद, यानी कि उनकी जो पद वर्दी को ही मनसब कहते थे। ठीक है, जैसे 1000 का मनसब, 2000 का, 7000 का। ठीक है, सबसे ज्यादा मनसब तो मुगलों के द्वारा मान सिंह को दिया गया था। ठीक है, वो 7000 का लगभग था।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। शुरू में जागीरदारों से युद्ध एवं शांति के समय सेवाएं ली जाती थी, किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ व्यवस्था निर्धारण की गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टों में मिलता है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अंग्रेजों का शासन। भाई अंग्रेजों का शासन भी आया, ठीक है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। अंग्रेजों का शासन किस प्रकार से रहा था अपने राजस्थान के अंदर। तो बात करें अंग्रेजों के शासन की, तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में विभाजित हो गया था। ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज आए तो एक तरफ तो अंग्रेजों का राज और एक तरफ रियासत का राज हो चुका था भारत के अंदर, यानी कि भारत दो टुकड़ों में व्यक्त हो चुका था। बात करें ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर थे जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश भारत जो केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था, यानी कि ब्रिटिश काल में जो भारत था वो 11 प्रांतों में बना हुआ था और प्रत्येक प्रांत के एक एक गवर्नर होते थे जो आज के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, तो सन 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत का प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करें 1935 के भारत सरकार अधिवेशन, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इससे इस क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल द्वारा नए बनाकर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। ठीक है, तो बात करें देश के आजाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। ठीक है, एकीकरण को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे आने वाली जो वो है वीडियो में। ठीक है, चलिए राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, 1952 को हुए थे। और राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, तो टीकाराम पालीवाल था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना दोस्तों क्या आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप हमने अच्छे से ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, हमने कितना आपने गौर किया उसके बारे में अब पता चल जाएगा कि आपने कितना इस पर गौर किया था। तो चलिए बताइए नीचे कमेंट करके, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपने कितना सही ढंग से इस टॉपिक को पढ़ा है। तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो बताइए फटाफट से बता दीजिए। अभी हमने बात की थी कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी, बता दीजिए फटाफट से बताओ। तो किसकी होती थी दोस्तों, बख्शी की होती थी। किसकी, बख्शी की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो अभी हमने बात की थी, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, चलिए चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों राज्य की सबसे छोटी इकाई को आपसे पूछ ले, राज्य की सबसे छोटी इकाई को, आज के समय में नहीं पहले के समय में, तो पहले समय में जागीर कहा जाता था राज्य की सबसे छोटी इकाई को। ठीक है, आज के समय में आपसे पूछ ले तो ग्राम कहलाता था। ठीक है, तो आज के समय में क्या है, आज के समय में ग्राम है और पहले में जागीर। ठीक है, राज्य की सबसे छोटी इकाई। चलिए राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव आपसे पूछ रहे तो बताओ कब हुए थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 को हुए थे। ठीक है, 1952 को हुए थे। चलिए अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था किसके पास, राजा के पास होता था। शुरुआत में हमने बात कर ली। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे आपसे इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, चलिए सातवां कि उनमें से किस एक कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना उनका कार्य होता था। किसका कार्य होता था बताइए, तो खचाजी का कार्य होता था कि आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना खचाजी का कार्य होता था। यह बात आपको पता होनी चाहिए। आठवां कि 1835 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए
बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था? क्या कहलाता था दोस्तों, बता दीजिए फटाफट से, क्या कहलाता था कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, वह पत्र क्या किस नाम से जाना जाता था? तो वो पत्र किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? वह पत्र किस नाम से? जागीर पट्टा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी अभी हमने बात की थी। चलिए तो बात करें लास्ट प्रश्न की, तो राजस्थान में जागीर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों जागीर व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। हमने बात की थी कि राजस्थान में जागीर व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो चुका है अपना टॉपिक आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। ठीक है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह चैनल आपके लिए समर्पण है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं कल इसी वक्त। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।